आज हमारे साथ हिंदुस्तान के सबसे युवा यूथ आइकॉन और जिस उम्र में लोग अपना कैरियर बनाते हैं, जिस उम्र में लोग चांद सितारों पर जाने की बात सोचते हैं, ऐसी उम्र में एक ऐसा शख्स जिसने मात्र 36 साल की उम्र में कुछ ऐसे विषयों के ऊपर किताब लिखी जिस पे जनरली लोग लिखते नहीं हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमीश त्रिपाठी, जो यूथ सेंसेशन है। और अगर हम अमीश त्रिपाठी के जीवन पे नजर डालें तो मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट आदमी किताबें लिखे, वो भी राम पे, सीता पे, और एकदम टॉपिक से अलग हटके। तो मुझे लगता है कि मैं ये बात शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमीश त्रिपाठी ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में सेंसेशन क्रिएट किया अपनी किताबों से, और ऐसे विषय पे जिसे हम सनातन के बड़े नजदीक पाते हैं, और विषय भी उन्होंने वो चुने जो बहुत ज्यादा आज के दौर में उन पे लिखना कोई पसंद नहीं करता है। तो मुझे सिर्फ एक ही बहुत पुरानी एक शेर है जो अमीश त्रिपाठी के ऊपर मुझे लगता है कि शायद बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अमीश त्रिपाठी, आपने लंदन से हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खासतौर से आपसे, जो कुछ आपने लिखना शुरू किया और खासतौर से जो आपकी पहली किताब थी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, और मुझे ये पता चला कि जब आपने किताब लिखी तो पब्लिशर्स ने इसको छापने से मना कर दिया था, और आपने फिर पूरी कोशिश की और आपने खुद ही इसको छापा, और एक हफ्ते के बाद इस किताब ने पूरी दुनिया में वो सेंसेशन क्रिएट किया कि पता चला कि जो पब्लिशर्स हैं वो फिर आपका पता ही नहीं पूछ रहे थे बल्कि आपको ढूंढ रहे थे। और वहां से आपने शुरू किया, और अभी आखिरी आपकी किताब है सुहेल देव के ऊपर, जो बैटल ऑफ बहराइच की किताब है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अमीश त्रिपाठी को ऐसे विषय चुनने के पीछे क्या वजह थी? बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, और इतने उदार तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया है मुझे कि मैं तो मतलब अभी क्या बोलूं। नहीं, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व। आपने लेखक को इस कटघरे पे खड़ा कर दिया है कि शब्द ही वो खो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो जिन बचपन से उनके जहन में शायद ये सपना होता है कि वो बड़े होकर लेखक बने, लेखन में रुचि होती है उनकी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था बचपन में। मेरे जो स्कूल कॉलेज के मित्र हैं, और कुछ आसार भी नहीं दिखाए थे मैंने कि भाई मैं कुछ क्रिएटिव बंदा हूं। मैं तो पूरा पढ़ाकू था बहुत। तो वो जो कहते हैं जो लेफ्ट ब्रेन। तो ग्रेजुएशन भी मैंने गणित में की, मैथमेटिक्स में, और फिर एमबीए किया आईएम कलकत्ता से। खेलकूद भी बहुत करता था, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, क्रॉस कंट्री रनिंग, बैडमिंटन, ये सब। लेकिन कभी मैंने जैसे जो कहेंगे कि भाई कुछ फनकार हो या कोई क्रिएटिव हो, ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया था। स्कूल कॉलेज में मैंने कभी कुछ काल्पनिक कहानी कुछ नहीं लिखी थी, कभी कुछ नहीं लिखा। पढ़ता बहुत था मैं, बचपन से पढ़ने की बहुत आदत है। हमारा परिवार ही ऐसा था कि सरस्वती माँ की बहुत आशीर्वाद थी, लेकिन लक्ष्मी माँ हमसे कई हद तक दूर ही रहती थी हमारे परिवार से। तो बाबा जी जो थे, मेरे पिताजी के पिताजी, वो पंडित थे काशी में, विश्वनाथ जी में, और बीएचयू में पढ़ाई करते थे। हमारा जो परिवार था कई हद तक महामना मालवीय जी का जो दान कर्म जो था, वो होनहार बच्चों को सपोर्ट करते थे, दान करते थे। उनमें से एक थे मेरे बाबा जी। तो हमारे लिए महामना जी तो भगवान के, हमारे परिवार में महामना जी तो
उनको हम भगवान मानते हैं, क्योंकि मालवीय जी के कारण ही हमारा पूरा परिवार आगे बढ़ गया, क्योंकि बाबा जी पढ़ लिख गए और उसके कारण उनके जो 8 बच्चे थे वो सब पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए, और फिर वो सब हिंदी मीडियम में पढ़े थे, और अगली जो पीढ़ी थी, हमारी पीढ़ी, हम सबको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा है, तो हम और भी आगे बढ़ गए। तो ये हमारी परिवार की परंपरा है कि जो शास्त्र ज्ञान, जो हमारे जो संस्कृति, ये सब तो परिवार में सीखा। स्कूल में क्योंकि हमारे माँ बाप, हम 4 भाई बहन हैं, और हमारे माँ बाप, आप तो जानते हैं वो जमाना ऐसा था कि भाई हुनर जितना भी हो आप में, लेकिन अगर अंग्रेजी कमजोर है तो कठिनाइयां होती थी वेरी नौकरी वेल में। सेड। हमारे माँ बाप का तो उन्हें भी कठिनाई उठानी पड़ी, और उन्हें निर्णय किया था कि उनके जो 4 बच्चे हैं वो ये कठिनाई नहीं उठाएंगे। तो हम चारों को उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में भेजा, ऐसे स्कूल में भेजा जो उनके आप कह सकते हैं कि उनके सामाजिक स्तर से, उनके आय के स्तर से बहुत परे था, बहुत ऊपर था। मतलब मेरे स्कूल के कई मित्र ऐसे थे जिनके मतलब जो जूते जो पहनते थे उसके दाम मेरे पिताजी के मासिक आमदनी से ज्यादा थी। ऐसे स्कूल में हमें भेजा गया था, और माँ हरदम कहती थी कि तुम इन लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे, ताकि जब आगे तुम्हें इनके साथ compete करना पड़े तुम इनसे डरोगे नहीं। क्योंकि वो कहती थी कि क्या होता है कि हम जो हिंदी मीडियम के जो लोग हैं, जो लोग अंग्रेजी फर्राटेदार बात करते हैं, हम उनसे सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो वो चाहते थे हमारे माँ बाप कि आप ऐसे स्कूल में जाएंगे ताकि ये उच्च वर्ग के जो लोग हैं इनके सामने आप कभी सहमेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, लेकिन घर में वही भारतीय माहौल होगा। घर में हम अंग्रेजी पंथी नहीं बर्दाश्त करेंगे। घर में हम, इसलिए मैं आपसे बड़े आराम से हिंदी में बात करता हूँ, क्योंकि घर में हम हिंदी में बात करते थे। पूरा जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, घर में योग करते थे, मतलब जो घर में जो बातचीत होती थी हमारे शास्त्रों के ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर, तो शायद आप कह सकते हैं कि भाई 2 नाव पे मैं सफर कर रहा था। एक जो अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है, और घर में पूरे भारतीय संस्कृति में लिप्त। तो इसीलिए ये सब फलसफे, कहानी, हमारी संस्कृति सब मेरे दिमाग में मतलब बचपन से ही बैठी हुई थी। और चूंकि मेरे बाबा भी बहुत पढ़ते थे, देखिए कई बार ये लोग भूल जाते हैं कि बच्चे ये नहीं करते जो उनके माँ बाप उन्हें करने को बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। वेरी वेल सर। तो अगर माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ो, लेकिन खुद नहीं पढ़ रहे हैं, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर बच्चे देख रहे हैं कि माँ बाप जो भी फ्री टाइम है किताब उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों में भी वो बचपन से आदत पड़ी जाती है। तो हम चारों भाई बहन में भी ये आदत है, बचपन से किताबें बहुत पढ़ते हैं। तो ये सब ज्ञान था करीब कहीं पीछे दिमाग में, क्योंकि बाबा जी पंडित थे, पिताजी के साइड से ग्रैंडफादर, और नानी वो भी एक टीचर थी। तो ये सब पूरा जो माहौल था, और पढ़ता बहुत था, तो सब ज्ञान तो था। लेकिन ये कहना कि भाई ज्ञान है तो इसका मतलब आप अपने आप ही ये 400-500 लंबी किताबें लिख देंगे, 400-500 पेज की लंबी किताबें लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये तो वही हो गई कि भाई आपने अगर किसी को पनीर और प्याज और मसाला वगैरह दे दिया, वो खुद ब खुद पनीर दो प्याजा बहुत उमदा बना लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो ज्ञान जो था वो कहानी में तब्दील कैसे हुआ, जब मैंने कभी लेखन के कुछ लक्षण नहीं दिखाए थे बचपन में। मैं जानता हूं कई लोग मेरे ऊपर हंसते भी हैं जब मैं ये कहता हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं ये सत्य है कि ये सब शिव जी का आशीर्वाद है, क्योंकि इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा के पहले मैंने कभी कुछ नहीं लिखा था, कुछ काल्पनिक कहानी कभी कुछ नहीं लिखा था मैंने। और आज भी आप लेजेंड ऑफ सुहेलदेव की बात कर रहे हैं, जो मेरी हाल में प्रकाशित हुई सबसे नई किताब है। आज भी अगर मैं लिखता हूं, मैं आज भी मतलब ठीक तरह से विश्लेषण नहीं कर पाता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कि भाई ये कहाँ से आ रही है कहानी, बस आ जाती है। तो मेरा मानना है कि भाई ये तो शिव जी का आशीर्वाद है।
और जब तक वो चाहेंगे कि मैं लिखूंगा तब तक मैं लिखूंगा। अगर उन्हें आशीर्वाद बंद कर दिया तो ठीक है, बंद कर दिया। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि ये कहानियां कहाँ से आती हैं, एक तो जरिया ये है कि जो मेरे कह सकते हैं पैदाइशी की खुशकिस्मती है कि भाई जो परिवार में था वहां पे उससे बहुत सीखा, ज्ञान पाया, लेकिन वो कहानी में तब्दील हुई शिव जी के आशीर्वाद के कारण, महादेव के आशीर्वाद के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके परिवार के उस परिवेश के जो संस्कार, जो सरोकार थे, जी, वो हर परिवार में होते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन काशी परिवार का वो परिवेश के जहां सनातन की बात होती हो, जहां धर्म की बात होती हो, संस्कारों की, संस्कृति की बात होती हो, और उससे घर की यानी घर की देहरी आप जब पार करते हैं तो इंग्लिश है, बहुत सारी चीजें हैं। इन दोनों चीजों में जो आपने सामंजस्य बिठाया है, ये कमाल का है अश्विन भाई। तो मैं ये मानता हूं कि आपकी माँ ने जब आपसे कहा कि इन लोगों से डरना नहीं है, इंग्लिश से डरना नहीं है और कॉम्पीट करना है, लेकिन आपकी जितनी भी किताबें मैंने देखी, लेकिन दिल फिर भी हिंदुस्तानी रहेगा। मैं वही कह रहा हूँ, वो वही दिल वेट कर रहा हूँ हिंदुस्तानी रहेगा। बल्कि असीम भाई, बल्कि मैं तो आपके लिए ये कहूंगा, क्योंकि आई नो योर फैमिली, आई नो योर फादर, आई मेट हिम 2-3 टाइम्स। मुझे लगता है कि असीम को जब कोई देखता है, जब भी चर्चा होती है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, कि एक ऐसा प्रवेश है, एक ऐसी बैकग्राउंड है, और आप आज की दुनिया के जो टेम्पटेशंस होते हैं, जो भौतिकवाद है, जो रेस है, आपका उसके ऊपर बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल आपका कंट्रोल है, और आप कभी उस टेम्पटेशन में दौड़े नहीं। और आज भी आपका जो सारा कार्य है वो कोई तत्कालिक तौर पे नहीं है। मैं समझता हूं कि आने वाली जनरेशनों के सामने एक बहुत बड़ा, ये एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा, जो आपकी रिसर्च है वो काम करेगा। लेकिन हम बहुत सारी चीजों में ये देखते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, जो आज देश के हालात हैं, आज देश के अंदर जो चीजें हो रही हैं, और पिछले 7-8 साल से देश के अंदर एक माहौल बदल रहा है, तो मैं ये इस तरफ इसलिए आना चाहता हूं कि आपकी किताबों के बारे में बहुत जिक्र हुआ है, आपकी किताबों के राइटिंग्स के बारे में बहुत जिक्र हुआ है, और मैंने सुना कि आप पहले ऐसे शख्स हैं कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, और बड़ी अच्छी उन्होंने फिल्में बनाई हैं। उनका कहना था कि अमीश त्रिपाठी इज ए लिटरेरी पॉप स्टार, ऐसा भी लोगों ने कहा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है अमीश भाई, ये देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि आपका जो जहन है वो बिल्कुल सुलझा हुआ है, और जो बात आपने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे लगता है कि यू आर नॉट बॉदर अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकली करेक्ट।